नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल आरके वर्ल्ड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष और उसके अंतर्गत आज मैं बात करूंगा मौर्य वंश के प्रतापी शासक बिंदुसार की, जिसने लगभग 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सीमाओं को मगध के क्षेत्र से बाहर निकाल करके भारत से भी बाहर कर दिया और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वहां सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, हेलेना से शादी किया, इसके अलावा 500 हाथी दान में भी दिया। तो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य को विस्तृत तरीके से समझा है। आज हम उसके लड़के बिंदुसार के विषय में बात करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य मगध का शासक बना। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यदि कोई मगध का शासक दिखलाई देता है तो उसका नाम बिंदुसार है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र बताया गया है। इसने अपने पिता द्वारा प्रदान किए गए विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बिंदुसार के समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राप्त एक बड़ा साम्राज्य था, उसको अक्षुण्ण बनाकर रखने का कार्य बिंदुसार ने किया था। कहने का तात्पर्य है कि उसमें से कोई एरिया किसी दूसरे राजा ने विजित नहीं किया था। जैन ग्रंथों में इसकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। इसे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा की संतान बताया गया है। तो जो जैन ग्रंथ हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो बिंदुसार है इसकी माता का नाम दुर्धरा है और इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। इस आधार पर यही सिद्ध हुआ कि दुर्धरा और चंद्रगुप्त का जो पुत्र था वो बिंदुसार ही था। वैसे कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जो सेल्यूकस द निकेटर से वैवाहिक संबंध हुआ था, जो हेलेना आई थी, कुछ लोग उसकी संतान बताते हैं बिंदुसार को। क्यों? क्योंकि उसकी जो रुचि थी वो यूनानी दार्शनिकों में ज़्यादा थी, वहाँ की मीठी अंजीर में ज़्यादा थी, वहाँ की मदिरा में ज़्यादा थी। इस आधार पर कुछ विद्वान कहते हैं कि वो हेलेना का पुत्र था। यूनानी लेखक इसे अमित्रोकेडीज कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्र घात अथवा शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। तो यूनानी इतिहासकार जो हैं, लेखक जो हैं, वो अलग अलग तरीके से यहाँ के शासकों के नाम बताते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोप्टस जैसे नाम दिखलाई देते हैं। उसी तरीके से यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोकेटीज कह करके संबोधित करते हैं। संस्कृत ब्राह्मण ग्रंथ वायु पुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। तो जो संस्कृत ब्राह्मण ग्रंथ वायु पुराण है उसमें बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। यूनानी लेखक अमित्रोकेडीज कहते हैं और वैसे उसका नाम बिंदुसार मिलता है। तो बिंदुसार के कई सारे नाम हैं, लेकिन इतिहास में प्रचलित नाम उसका बिंदुसार ही है। कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली कथा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था। तो जो कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली कथा है, ये इसका एक और नाम बताती है और वो नाम है सिंहसेन। एक संदर्भ मिलता है जैन ग्रंथ राजबली कथा में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया था और वह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर चला गया था, जो वर्तमान में कर्नाटक के हासन जिले में दिखलाई देती है और वहां पर गोमतेश्वर की बहुत बड़ी हमको मूर्ति भी दिखलाई देती है। तो वहां पर जाने से पहले उसने जिस पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्यागा था उसका नाम इतिहासकार बिंदुसार बताते हैं, किंतु जो कन्नड़ जैन ग्रंथ राजबली कथा है वह इसका नाम सिंहसेन बताता है। इसीलिए विद्वानों ने सिंहसेन का तादाद में
बिंदुसार से स्थापित किया है। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ज्ञात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मगध का शासक बिंदुसार बना था। इसी आधार पर अनेक विद्वान सिंहसेन की पहचान बिंदुसार से करते हैं। सांची से प्राप्त एक अभिलेख में बिंदुसार का नाम उल्लिखित मिलता है, तो सांची में एक अभिलेख पर बिंदुसार नाम लिखा हुआ ही मिल गया। इसीलिए विद्वानों ने माना कि उसका जो चिर प्रचलित नाम था वह बिंदुसार ही रहा होगा। तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ कहता है कि बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उनके राजाओं को पराजित कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तो जो तिब्बती बौद्ध लेखक लामा तारानाथ है, उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जो बिंदुसार था वो भी एक प्रतापी राजा था। उसने 6 नगरों को पूरी तरीके से जीत लिया था, वहां के राजाओं को पराजित कर दिया था, और सीमा उसकी कहां से कहां तक पहुंच गई थी राजवंश की, तो पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच तक उसका जो साम्राज्य है वो पहुंच चुका था। ऐसी बात तिब्बती लेखक लामा तारानाथ करता है। बिंदुसार के समय कुछ प्रदेशों में विद्रोह हुए जिन्हें दबा दिया गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के समय उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में जनता का वहां के अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसको दबाने के लिए सर्वप्रथम सुसीम को भेजा गया, जो शांत करने में असफल रहा। उसके असफल रहने पर बिंदुसार ने अवंती अथवा उज्जैन के गवर्नर अशोक को तक्षशिला भेजा, तब जाकर कहीं यह विद्रोह शांत हो सका। तो इतिहासकार यह बताते हैं कि बिंदुसार के जीवन काल में कई विद्रोह हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण तक्षशिला का विद्रोह था, जो 2 बार हुआ। पहली बार जब विद्रोह भड़का था तब भी सबसे पहले सुसीम को भेजा गया था। वो शांत नहीं कर सका विद्रोह को, अमात्यों को नहीं समझा सका, जनता का दिल नहीं जीत सका। तो उसके पिता बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को वहां का विद्रोह शांत करने के लिए भेजा। वो वहां जाता है, अपनी बातों से जनता का दिल जीत लेता है। इसके अलावा वहां के अमात्यों को अपदस्थ कर देता है। तो इस तरीके से देखें तो जो बिंदुसार है उसके जीवन काल में कई विद्रोह हुए थे, जिसमें से तक्षशिला का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के पश्चात अशोक ने खस एवं नेपाल की विजय की थी, वहां फैली अराजकता को शांत किया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उसके श्वास देश विजय का उल्लेख प्राप्त होता है। तो जब अशोक गया हुआ था तक्षशिला की तरफ, तो उसी समय उसे पता चला कि जो नेपाल का एरिया है और खसों का एरिया है, उस एरिया में भी अराजकता फैली हुई है। तो वो उधर चला जाता है और उधर भी विद्रोह को शांत कर देता है, और फिर पुनः वो उज्जैनी को चला जाता है, अवंती को चला जाता है। अब हम बात करते हैं बिंबिसार के वैदेशिक संबंध के बारे में, और देखते हैं कि उसका विदेशों से कैसा संबंध रहा, विदेशी राजाओं से कैसा संबंध रहा। हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके संबंध बहुत अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वैवाहिक संबंध थे। लेकिन बिंदुसार के समय में क्या स्थिति रही, इसके विषय में हम देखते हैं। भारत एवं यूनान के मध्य मैत्री संबंध का प्रारंभ चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही हो चुका था। बिंदुसार ने भी इस मैत्री संबंध को कायम रखा। मतलब ये कि बिंदुसार ने भी मित्रता को नहीं तोड़ा, किसी प्रकार की दुश्मनी मोल नहीं ली, और उस मैत्री संबंध को पश्चिम के देशों से बरकरार रखा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था, जो मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान के क्षेत्र से आने वाला जो पहला राजदूत है उसका नाम मेगस्थनीज है, और उसके जाने के पश्चात और चंद्रगुप्त के पद से हट जाने के पश्चात हम देखते हैं कि मगध के सिंहासन पर बिंदुसार आता है,
और बिंदुसार के समय में जो सीरिया का राजा है एंटियोकस, वो अपने एक दूत डायमेकस को उसके दरबार में भेजता है। इसकी सूचना हमें स्ट्रैबो के अकाउंट से हो जाती है, स्ट्रैबो की पुस्तक से हो जाती है। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र में 285 ईसा पूर्व से 247 ईसा पूर्व के मध्य शासन करने वाले राजा, जिसको वहां पर फरोह अथवा फराओ कहते हैं, उसका नाम टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिलता है, ने अपने एक डायोनिसियस नामक राजदूत को मौर्य दरबार में भेजा था। तो इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो पश्चिम के देश हैं वो मैत्रीपूर्ण ढंग से बिंदुसार से जुड़े हुए थे और वो अपने राजदूतों को मगध के जो राजा हैं, पाटलिपुत्र का जो राजा है बिंदुसार, उसके दरबार में भेज रहे थे। हम देखते हैं कि परंतु यह स्पष्ट पता नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के समय आया था अथवा अशोक के समय, क्योंकि मिस्री नरेश दोनों चक्रवर्ती मौर्य सम्राटों का समकालीन था। तो ये भी विद्वानों में एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पहला वाला जो सीरिया से आया था वो तो बिंदुसार के दरबार में आया था, लेकिन दूसरा जो मिस्र से आया था डायोनिसियस, वो शायद बिंदुसार के दरबार में पहुंचा था या फिर अशोक के दरबार में पहुंचा था। इस विषय में थोड़ा सा विद्वानों में कंफ्यूजन दिखलाई देता है। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देते हुए कहता है कि भारतीय शासक बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी। अब हम देखते हैं कि बिंदुसार का किस तरीके से यूनान के प्रति लगाव था और वहां से उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए थी जिसमें उसकी अगाध निष्ठा दिखलाई देती है। वो 3 चीजें हम देखते हैं। पहली थी मीठी मदिरा, दूसरी है सूखी अंजीर, तीसरी है एक सूफिस्ट दार्शनिक का भेजा जाना। तो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक सूफिस्ट दार्शनिक, ये 3 डिमांड करता है बिंदुसार। किससे? तो जो सीरिया का राजा है उससे, एंटियोकस प्रथम से। हुआ क्या कि सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के विषय में यह संदेश भिजवा दिया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो चौथी जो इसकी तीसरी शर्त थी कि सूफिस्ट दार्शनिक को इसलिए नहीं भेजा गया क्योंकि ये यूनानी कानूनों के खिलाफ था और ऐसा एंटियोकस करने को तैयार नहीं था। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर रखा था तथा प्रत्येक प्रांत में कुमार अथवा उपराजाओं की नियुक्ति कर रखी थी। तो जो इसका प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया था कि जो प्रांत थे उसके प्रमुख के रूप में या राज्यपाल के रूप में या उपराजा के रूप में उसने अपने ही पुत्रों में से किसी को कहीं कहीं का राज्यपाल बना दिया था और वो वहाँ का संपूर्ण देखभाल कर रहा था। इस तरीके से बिंदुसार का जो प्रशासनिक तंत्र है वो अपने ही उत्तराधिकारियों के बीच में मजबूती के साथ बंधा हुआ था। इससे किसी पुत्र में विद्रोह करने की क्षमता भी नहीं हो रही थी और सबको कुछ ना कुछ मिला हुआ था। बिंदुसार ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए अनेक महामात्रों को भी नियुक्त किया गया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो राजकुमार हैं या जो उसके पुत्र हैं वही राज्यपाल बन करके सब देखेंगे। इसके अलावा महामात्रों की भी नियुक्ति की गई थी जिससे वो सहयोगी सिद्ध हो सके। इन सब के साथ में दिव्यावधान से सूचना प्राप्त होती है कि अवंती राष्ट्र का उपराजा अथवा राज्यपाल अशोक था। तो दिव्यावधान जो बौद्ध ग्रंथ है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि बिंदुसार के समय में अवंती का जो उपराजा या राज्यपाल है वो अशोक को बनाया गया था। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि बिंदुसार की राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। तो जब ये आजीवक संप्रदाय का ज्योतिषी निवास कर रहा है बिंदुसार की सभा में, तो इसका स्पष्ट मतलब है
कि जो आजीवक संप्रदाय का हेड था वो भी बिंदुसार को अच्छे से जानता था। इसका मतलब है कि बिंदुसार की आस्था आजीवक संप्रदाय में थी। इसीलिए उसने एक ज्योतिषी को या एक कहें कि एक आजीवक भिक्षु को अपने दरबार में रखा हुआ था, जो उसके प्रशासनिक कार्यों में उसकी मदद कर रहा था। ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रमुख खल्लाटक था। तो कुछ इतिहासकार बताते हैं कि भाई इसकी जो राजसभा है इसमें करीब 500 सदस्य हुआ करते थे और मंत्री परिषद वहां पर कार्य कर रही थी। इसका जो प्रमुख था वो खल्लाटक था। खल्लाटक नाम का एक व्यक्ति था जो इसकी देखरेख कर रहा था। थेरवादी बौद्ध परंपरा के अनुसार बिंदुसार समन बमनों, जिसको विद्वान भिक्षु कह सकते हैं, तथा बमनों जो साधारण भिक्षु हैं, इनका प्रिय था। अर्थात वह थेरवादी बौद्ध धम्मानुयायी भी था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बिंदुसार है वो आजीविकों में अपनी आस्था रख रहा है, वो थेरवादियों में अपनी आस्था रख रहा है, और समन बमनों तथा बमनों में उसकी काफ़ी जान पहचान है, काफ़ी पूछ है, लोग उसको मान रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आजीविकों और थेरवादी जो बौद्ध परंपरा के भिक्षु थे उनमें अपनी आस्था को प्रकट करता था और उन्हीं से अपनी समस्याओं को साझा भी करता रहा होगा। जैसा कि एक ज्योतिषी रखा ही गया था उसके दरबार में, वो था आजीविकों की तरफ से। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार ने एक बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके समय में होने वाले विद्रोहों को समय समय पर शांत कर दिया गया। कभी अशोक ने शांत किया, कभी सुसीम ने शांत किया, कभी उसके कुछ और पुत्रों ने शांत किया। इसके अलावा उसके समय में उसका साम्राज्य विभाजित हो गया हो, ऐसा कोई सूचना किसी स्रोत से हमको प्राप्त होती नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से बिंदुसार ने अच्छे तरीके से अपने साम्राज्य का संचालन किया, मगध की सीमाओं को बढ़ाता रहा, और कई अगर संदर्भों को माने तो उसने भी कई सारे एरिए को विजिट किया हुआ था। इस तरीके से एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति शासन करता हुआ बिंदुसार जब खत्म होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसके पश्चात जो उसका पुत्र है जिसका नाम अशोक मिलता है, वो सिंहासन पर बैठता है, मगध के पाटलिपुत्र का राजा बनता है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य आता है। वो किस तरीके से उस साम्राज्य का संचालन करेगा, क्या वो अक्षुण्ण बनाए रख पाएगा या फिर वो कुछ और ज़्यादा दूर तक अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा, क्या होगा, इस विषय में हम चर्चा आने वाले वीडियोस में करेंगे। आप लोग मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।